I request Anju ma'am to please welcome and felicitate Mrs. Annapurna Singh, the Assistant Superintendent of Police. मैडम हाथ लगाइए. Thank you. तंबाखू मुक्ती अँटी टोबॅको डे म्हणजे तंबाखू विरोधी दिवस भी ठेवून द्या ना. आणि ह्या दिवसाचं औचित्य साधून आम्ही हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. आम्ही दरवर्षी वेगवेगळ्या मानसिक स्वास्थ्याबद्दलच्या स्पर्धा घेतो. मानसिक स्वास्थ्य दिवशी घेतो, वुमेन्स डे ला घेतो, सुसाईड प्रिव्हेन्शनला घेतो. बरे असे जे कार्यक्रम आहेत आणि मध्ये मध्ये वेगळे कार्यक्रम आणि शाळा कॉलेजचे आम्ही स्पर्धा आयोजित करतो. हे जवळजवळ सत्र आमच्याकडे 1992 फ्रॉम 1992. आणि आजही ह्या विषयामध्ये मी सकाळपासून त्यांची भाषणे ऐकली, स्पर्धामधल्या रील्सही पाहिल्या आणि माझ्या अशी गोष्ट लक्षात आली नेमकी तरीही तंबाखूचं व्यसनाधीनचं प्रमाण खूप मोठं आहे आणि दिवसेंदिवस वाढत चाललंय. मलाही असं वाटतं मी जसं 42 वर्षात मी पाहतोय हे प्रमाण कमी होण्याची वाढतंय आणि वाढण्यामागे कारण काय? एव्हरीथिंग इज ग्रोइंग, सो ॲडिक्शन इज ऑल्सो ग्रोइंग, राईट? मी जर प्रश्न विचारला इथं तर तुमच्यापैकी किती जणांना ऍडिक्शन आहे? हात वर करा. ऍडिक्शन शब्द वापरतोय मी. किती जणांना आहे? 1 2, फक्त 2-3च आहेत. 4 5. आणि ऍडिक्शन ज्यांना नाही कुठलंही त्यांनी हात वर करा. तरी 1 2 3 ही मधली अवस्था फार भयानक आहे. पुढे मधल्या लोकांनी ज्यांनी हात वर केला ती अवस्था खरंच भयानक. कारण काय? ते लोकांना कल्पना नाही की आपल्याला कुठल्या गोष्टीचं नुकसान आहे, कुठल्या गोष्टीने आपल्या शरीराला नुकसान होऊ शकतं, आपल्या जीवनाला आपल्या स्वास्थ्याला नुकसान होऊ शकतं आणि त्यामुळे या समस्या वाढत चालल्या. त्यामुळे याची जाणीव होणं फार महत्वाचं आहे. आणि व्यसनाधीनता किंवा तंबाखूचं व्यसन जर मी तुम्हाला सांगितलं तंबाखू सेवन करणं हाच एक मानसिक आजार आहे तर किती जणांना पटेल ते? तंबाखूचं सेवन करणं हाच मानसिक आजार आहे. 1 किंवा 2 म्हणजे पण अजूनही गैरसमज किती आहे? गैरसमज याचा अर्थ असा नाही की त्याच्याबद्दल वेगळे चुकीचे समज असणं, पण ते माहितीच नसणं. आणि मानसिक स्वास्थ्य आपलं चांगलं हा प्रश्न जर विचारला नाही किती जणांना वाटतं आपण मानसिकदृष्ट्या स्वस्थ आहे? हातवर करा. ही मोठी अडचण आहे. किती जणांना वाटतं आपण अस्वस्थ आहे? हातवर करा. अस्वस्थ म्हणणारे कमीत कमी 10-12 हातवर यायला लागले, पण स्वस्थ आहे म्हणणारे मॅडम हातवर येत नाही. आता ह्याच्यासाठी कारण काय? आत्ताच एक ह्या सभेमध्ये मी एका लॉच्या विद्यार्थिनीला विचारलं, तिनं भाषण केलं. मी म्हणलं ह्याच्याबद्दल कायद्याची काही आवश्यकता आहे तर तिने मला सांगितलं नाही. माझ्या डोक्यात का प्रकाश पडला त्याचं कारण सांगतो. एक मला वाटतं 8-10 वर्षापूर्वी तंबाखू सेवनावर बंदी होती, कायद्याला बंदी होती. त्यामुळे गुटखा तंबाखू सगळं मला असं वाटतं मी आता काय 50 वर्षापासून पाहतो त्या काळात माझ्याकडे तंबाखू गुटखा वेचलेले येणारे पेशंट जवळजवळ नव्हते. आणि आज जर पाहिलं तर ह्यांची संख्या इतकी आहे की आता मला वाटतं त्याच्यावर बोलणं मला फार कठीण वाटायला लागलं. कारण आता हॉस्पिटलमध्ये आमच्याकडे जे पेशंट असतात जवळजवळ 120 इनपेशंट आहेत. त्यांच्यामुळे येणारे नातेवाईक व्हिजिटर्स हे जेव्हा येतात तर आम्हाला अक्षरशः इथं माणसं ठेवून चेक करावं लागतं की येताना तिथं तंबाखू तुम्ही बाहेर काढून ठेवा. आणि मग आमच्याकडे कधी कधी दिवसाच्या काठी एक डब्बा भरतो. इतक्या लोकांचे तंबाखू गुटखा सिगारेट आम्हाला काढून ठेवावे लागतात. आणि परत आम्हाला असं वाटतं आम्ही काढण्यात तात्पुरतं तरी जाताना ते परत घेऊन जातात. आणि मग ह्याच्यामुळे होणारे दुष्परिणाम आता तुम्ही सगळ्यांनीच वाचलेले सगळ्यात माहित आहे. पण हे का सुटत नाही आणि हे न सोडता येण्याची आता त्या माझ्या अनालिसिस प्रमाणे मानसिक स्वास्थ्याबद्दल मी जेव्हा बोलतो मी 4 अँगलवर बोलतो. बायोलॉजिकल, सायकोलॉजिकल, सोशल आणि स्पिरिच्युअल. मी स्पिरिच्युअल बाबीवर जास्त बोलण्याचं कारण एकच आहे की ती बाब आमच्याकडनं लोक होत चालले
आणि मग सगळं बायोलॉजिकल, सायकोलॉजिकल आणि सोशलवर आहे. आणि मग सोशलवर राहिल्यामुळं स्पिरिच्युअल ऍस्पेक्टचं जे ट्रेनिंग पाहिजे ते घरी नाही, शाळेत नाही, समाजात नाही. म्हणजे स्पिरिच्युअलिटीमध्ये मी विशिष्ट एका धर्माचं बोलत नाही. त्याच्यामध्ये जी नीतिमत्ता आहे, नैतिकता आहे आणि ह्या बाजूवर बोललं पाहिजे फार कमी आहे. त्यामुळे जेव्हाही मी ह्या विषयावर बोलतो तर त्यावेळेस स्पिरिच्युअल ऍस्पेक्टवर बोलतो. आणि स्पिरिच्युअल ऍस्पेक्ट मध्ये आमचं एक नवीन आता रिसेंटली एक सेमिनार झालं होतं नॅशनल लेवलचं. त्याच्यामुळे REBT, रॅशनल इमेटिव्ह बिहेवियर थेरपी, त्यामध्ये मी एक मॉडेल दिलं. त्याच्यामध्ये इंटिग्रेटिंग स्पिरिच्युअलिटी ऑफ ऑल मेजर रिलीजन, मग त्या रिलीजन्स मधल्या शिकवणी इस्लाम, ख्रिश्चनिटी, हिंदुइझम, जैनिझम, सिखिझम आम्ही त्यात इन्क्लूड केलेलं आहे. त्याची माझ्याकडे एक पुस्तकही आहे. काय का सोनाला सरांची, जर ती पुस्तिका आपल्याकडे प्रिंट कॉपी असेल तर ह्यांना पण 2 प्रिंट कॉपीच्या मागून घ्या. त्या मी तुम्हाला मुद्दाम का देईल तर स्पिरिच्युअलिटी मधला जो अस्पेक्ट आहे, जर सगळ्या धर्माच्या शिकवणी जरी तुम्ही घेतल्या तर प्रत्येक ठिकाणी आले की व्यसनाधीनता ही वर्ग आहे. कुठल्याच धर्माला प्रमोट केलं नाही. पण आज मी पाहतो सगळ्या धर्माचे लोक त्याच्यामुळे इन्व्हॉल्व आहे आणि हा सगळ्यात मोठा विषय बनलेला आहे व्यसनाधीनता. आणि दुसरं एक व्यसन जे जगत चाललंय आज ते आहे, सगळ्यांनाच आहे जवळजवळ फार मोठ्या प्रमाणात. कशाचं येते? मोबाईल. सगळ्यांना माहिती मोबाईल. आता मी जर तुम्हाला विचारलं तुमचे मोबाईल माझ्याकडे तुम्ही देता का काही दिवसासाठी? एका दिवसासाठी किती देण्यात तयार आहे? 1, 2, 3, एक आठवड्यासाठी नाही. आणि मला मी प्रत्येक कार्यक्रम विचारतोय, मला म्हणतात 1 दिवसासाठी देतातही काही 2-4 आणून दे दीजिए, दे देंगे आप. अच्छा लाई दीजिए, वो देंगे नहीं, भारी बोलेंगे कोई चलिए हर एक बता ले लो और जाते जाते वापस बता दे दो हमारा, मेरी फीस का कम आएगा, उसका कम आएगा. तो ये मोबाइल देखा भी यूज, ये एक बहुत कॉन्सेप्ट इशू बन गया आज का. और एक मोबाइल में हर एक ने बताया कि सोशल मीडिया और एडिक्शन का रिलेशन. अब मैं इसमें ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा. अभी सब यहाँ जो बैठे हुए वो एक एडिक्शन के लिए बैठे. कौन सा एडिक्शन? प्राइस. अगर ये प्राइस नहीं रखते तो आज इसके पार्टिसिपेंट नहीं आते. जर प्राइस नसतं ठरलं तर किती जण आले असते? थोडे आहे. आणि प्राइस असल्यामुळे बाकी सगळे आलेले आहेत. तर मी जास्त वेळ नाही घेतला. आमच्या चीफ गेस्टना विनंती करतो की त्यांनी आपापले 2 शब्द बोलावे आणि त्याच्यानंतर आपण प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करू. थँक्यू. मंचावर उपस्थित मान्यवर तसेच उपस्थित सर्व स्टुडंट्स आणि सेंटरचे सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचा मी वर्ल्ड अँटी टोबॅको डे याच्या सर्वप्रथम सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि आजचा दिवस अवेअरनेस साठी आहे, कारण आपल्याला माहित आहे की टोबॅको बद्दल अवेअरनेस खूप कमी आहे. आता ज्यावेळी प्रश्न विचारला गेला की किती लोकांना ऍडिक्शन आहे, फक्त 2 हात वर गेले, आणि किती लोकांना ऍडिक्शन नाही त्यामध्ये फक्त 2 हात वर गेले. याचा अर्थ आहे की जवळपास 90% लोकांना माहित नाहीये की त्यांना ऍडिक्शन आहे, किंवा त्यांना माहित आहे तरी पण ते एक्सेप्ट करायला तयार नाही. म्हणजे काहीतरी एक स्टिग्मा त्याच्याबद्दल आहे की ते त्याचा वापर करत असेल तरी पण त्यांना एक्सेप्ट नाही करायचा की ते वापर करत आहे. आपल्याला माहित आहे, आपण ऐकलं असेल की एक कोट आहे, जिंदगी बडी होनी चाहिए लंबी नाही. पण जर आपण टोबॅकोचं सेवन केलं तर आपकी जिंदगी ना तो बड़ी होगी ना लंबी होगी. इसका अर्थ आहे की आपले जीवनमध्ये जे इम्पॉर्टंट मुवमेंट्स आहेत त्याचा आपण अनुभव घेऊ शकणार नाही. आपल्याला जीवनात वेळ कमी मिळणार, कारण स्मोकिंग किंवा टोबॅकोच्या वापरमुळे आपला लाईफ कमी होणार आहे. आणि या दोन्ही कारणामुळे आपलं जे क्वालिटी ऑफ लाईफ आहे ते खूप कमी राहणार आहे. आता आपल्याला जर स्टॅटिस्टिक्स बद्दल सांगितलं तर एकदा आपण जर सिगरेट किंवा टोबॅकोचा वापर करत असेल, जवळपास 10 ते 11 मिनिट आपल्या जीवनात कमी होतात. म्हणजे वर्षभरात जवळपास 55 दिवस कमी होतात. आणि याच्या सोबत जे बाकी रिमेनिंग डेज आहे आपल्या लाईफचे ते पण आपण टोबॅकोच्या सेवन मध्ये किंवा एडिक्शन मध्ये किंवा इतर प्रकारचे जे मेंटल हेल्थ इश्यूज आहेत त्यामध्ये आपण ते वाया घालतात. म्हणजे आपले जे क्वालिटी ऑफ लाईफ आहे, जे दिवस आपण आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्याचा वापर करू शकतो किंवा आपल्या फॅमिली सोबत ते व्यतीत करू शकतो, ते पण वाया जातात. आणि एक फक्त फिजिकल क्रायसिस नाही, मेंटल हेल्थ क्रायसिस पण आहे.
कारण ऍडिक्शन आपल्याला माहित आहे कोणत्याही वस्तूचा असू शकतो, इव्हन शुगरचा ऍडिक्शन असतो. त्याच्यासोबत टोबॅको असा प्रॉडक्ट आहे जे सोसायटीमध्ये कूल समजला जातो. म्हणजे कोणी ऍड मध्ये बघितलं असेल की टोबॅकोचं सेवन करत आहे म्हणजे ते कूल व्यक्ती आहे. पण हे परसेप्शन चेंज केलं पाहिजे, कारण जर आपण ठरवलं की जो कोणी व्यक्ती टोबॅकोचं सेवन करत आहे ते अनकूल आहे आणि त्याचा निषेध केला पाहिजे किंवा त्यांना समजून सांगितलं पाहिजे की त्याचे साईड इफेक्ट्स काय आहे, त्याचे इल इफेक्ट्स काय आहेत, तर नक्की त्याच्या मनात पण परिवर्तन होणार आहे आणि एकत्रित समाजमध्ये पण त्याच्या परिवर्तन होणार आहे. आणि आपण एक मिनिटासाठी विचार करा, जर असा कोणताही गाव असेल जिथे टोबॅको बॅन्ड आहे, कोणताही व्यक्ती टोबॅकोचा वापर करत नाही, तिथे आपण विचारू शकतात की जे हवा आहे ते अतिशय क्लीन राहणार आहे, जे सेकंड हँड स्मोकिंगचे इफेक्ट्स आहेत ते नसणार, त्याच्यासोबत मुलं जे आहेत त्यांना कफिंग किंवा इतर आजार होणार नाही आणि एक क्लीन एन्व्हायरमेंट म्हणजे वेस्ट पण कमी होणार आणि प्रत्येक घरात जे डिस्पोजेबल इन्कम आहे त्याचे सेव्हिंग्स वाढणार आहे, त्याच्या डिस्पोजेबल इन्कम वाढणार आहे आणि त्याच्यामुळे गावाच्या एकत्रित विकासमध्ये पण मोठा इम्पॅक्ट राहणार आहे. त्यामुळे इन्कम वाढविण्यासाठी पण हे गरजेचं आहे. आपल्याला माहित आहे की जर कोणी स्मोकिंग करत असेल जवळपास 1 वर्षात 5,000 ते 10,000 रुपये ते खर्च करत आहे आणि त्या निधीचा जर इन्व्हेस्टमेंट केला किंवा त्यांनी स्वतःच्या फॅमिलीसाठी किंवा स्वतःचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एज्युकेशनसाठी त्याचा वापर केला तर त्याच्या लाईफमध्ये किती बदल येऊ शकतात. त्यामुळे माझी सर्वांना विनंती आहे, आज इथे जास्तीत जास्त स्टुडंट्स उपस्थित आहे आणि स्टुडंट्सचं जे माइंड आहे ते फ्रजाईल असतात, कारण नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी त्याची उत्सुकता असतात, क्युरिओसिटी असतात आणि या एज मध्ये जर त्यांनी चुकीच्या गोष्टी ज्या आहे किंवा असे प्रॉडक्टचा वापर केला ज्यामुळे अडिक्शन होतो तर त्याच्या पुढचं जे आयुष्य आहे त्यामध्ये अनेक प्रकारचे अडचणी निर्माण होतात आणि यावेळी जर त्यांनी चांगले डिसिजन्स घेतले तर त्याच्या जे ट्रॅजेक्टरी आहे ते अतिशय वेगळ्या पद्धतीने निघणार आहे. आणि यामध्ये कम्युनिटी आणि युथचा मोठा इन्व्हॉल्वमेंट आहे. जर एकत्रित येऊन आपण समाजामध्ये हे बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला तर नक्की डिफरन्स आपल्याला दिसणार आहे. आणि कोणताही व्यक्ती टोबॅकोचं सेवन करत असेल आपण त्यांना समजून सांगा. जे कोणी व्यक्ती टोबॅको एडिक्शन सोडण्यासाठी प्रयत्न करत असेल त्यांना पण मदत करा आणि एकत्रित समाजमध्ये जे एनजीओ आहे, कम्युनिटी आहे त्यांना मदत करा की टोबॅको एडिक्शन सोडण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू शकतो. आणि यामध्ये मी सर्वांना पुन्हा वर्ल्ड अँटी टोबॅको डेच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि आज ज्यांना प्राइजेस मिळत आहे त्यांना पण खूप शुभेच्छा देतो. आणि या प्रकारचे कॉम्पिटिशन्सच्या माध्यमातून आपण वारंवार अवेअरनेस क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करा आणि वर्षभर हे ऍक्टिव्हिटी सुरू ठेवा, याच्यासाठी मी आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. Thank you so much, Dr. Kadri and Mental Health Care Center, सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर्स जिन्होंने आज हम दोनों को आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के ओकेजन पर यहाँ पर इनवाइट किया और सभी बच्चों को भी बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहूंगी क्योंकि आई नो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड सर्टिफिकेट्स हैं और ट्रॉफीज हैं, बट क्योंकि आपने इतने इम्पोर्टेंट विषय में अपना सहभाग दिया है इसीलिए आज आप सभी किसी न किसी तरह से विनर हो. जैसे सर ने बोला कि किसी ना किसी टॉपिक के बारे में और स्पेशली जो सोशल टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आप अगर कुछ सोच पा रहे हो, बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो तो वो एक छोटी विक्ट्री हो सकती है खुद में. ये चीज एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है. नॉट ओनली एज अ सिटीजन, एज अ पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ और ये जो टोबैको का ये जो टॉपिक है ये मेरे दिल के बहुत क्लोज है क्योंकि डेली हम फील्ड में जाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं. अपराधी होते हैं, आरोपी होते हैं, फिरियादी होते हैं, पीड़ित होते हैं और कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो खुद से परेशान हैं, वो खुद से ही लड़ रहे हैं. मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ये बहुत कॉमन टॉपिक है पुलिसिंग में. डेली एफआईआर इस मामले में रजिस्टर होती हैं और कपल्स हमारे पास आते हैं. तो कपल्स तो दोनों साइड है ही एक पार्टी की. जो सबसे इसमें जो नेग्लेक्टेड विक्टिम है वो बच्चा है. तो एक छोटा बच्चा मेरे पास आता है और बोलता है कि मुझे दोनों में से किसी के पास नहीं रहना है और इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि नो मैटर कौन है पीड़ित, कौन फिरियादी, कौन आरोपी, सबको जेल भेज दो. तो हमने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने बोला कि ये दोनों रात को दारू पीते हैं, दिन में तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हैं
और मुझे पढ़ने नहीं देते और मुझे बड़े होकर आप जैसा सरकारी नौकर बनना है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इन्होंने जो अपने खुद का जो लाइफ डिस्ट्रॉय किया है, अपनी मैरिटल लाइफ डिस्ट्रॉय करी है, वो तो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, बट इन्होंने एक फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक छोटे बच्चे के जो खेलने कूदने की उम्र होती है, सोचने की उम्र होती है, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने की उम्र होती है, उसकी फ्यूचर एस्पिरेशंस होते हैं, वो आज उन्होंने एक अच्छा जीवन उसका किसी ना किसी तरह से खराब किया है। हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स में जाते हैं, इनफैक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स करते हैं, कैंप्स रखते हैं, उसमें भी हमें एक ऐसे आदमी मिलते हैं जिनके होंठ कहीं ना कहीं काले होते हैं, आवाज में कर्कश होती है, उनसे बोला नहीं जाता, माउथ कैंसर उन्हें डिक्लेयर होता है। उन लोगों की बीमारियां भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सही तरीके से कहा, तो जब सिम्टम्स उनके डिक्लेयर होते हैं, उनको डिजीज डायग्नोज होता है, तब उनकी बीमारी स्टार्ट नहीं होती। जब वो बहुत छोटे होते हैं, 10-12 साल के होते हैं और हाथ में बीड़ी लेते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, तभी से उनकी बीमारी, उनकी जो मेंटल है, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल बीमारियां भी शुरू होती है। हमने कितने पेरेंट्स को देखा है, सिंगल मदर्स को देखा है, जिनकी सेविंग्स, जैसे सर ने बोला कि सेविंग्स, उनकी डिस्पोजेबल इनकम इसीलिए खत्म हो जाती है क्योंकि उनके बच्चों को व्यसन है। ग्रामीण एरिया में हाथ भट्टी, दारू, तंबाकू, बीड़ी, ये सब किसी ना किसी वे में बैंड है बाय लॉ, स्टेट या कंट्री वाइड, तभी भी बच्चे इसका व्यसन कर रहे हैं। घर की इंपॉर्टेंट जो इनकम है उसको इसमें जाया कर रहे हैं। क्यों? स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं क्योंकि उनको उनके किसी दोस्त ने ये सराहना दे दी है कि ये बहुत ही स्मार्ट चीज है, ये बहुत स्टाइलिश चीज है, तो वो अपने एजुकेशन को भी नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। और उसके बाद आगे की लाइफ क्योंकि अच्छी नहीं हो पा रही है और सबको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, उस चक्कर में वो लोग क्राइम्स करते हैं, एंड देन अगेन उनका जो फ्यूचर है वो हमारे पास आकर खत्म हो जाता है। तो स्पेशली यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, आई एम श्योर वो स्टूडेंट तो है, बट किसी ना किसी के सिबलिंग है। यहाँ पे जितने भी बड़े लोग हैं वो किसी ना किसी के पेरेंट हैं। तो अगर आपने एटलीस्ट इस एडिक्शन से अपने बच्चे को बचाया है, तो आपने सिर्फ उसका सर्वाइवल इंश्योर नहीं किया है, आपने उसका एक अच्छा फ्यूचर इंश्योर किया है। और अगर हम लोग ये इंश्योर कर पाए, बच्चों को ये मोटिवेशन दे पाए कि आपको ये सारी चीजों से किसी तरह का कूलनेस का टैग नहीं मिलेगा, आपको इससे अच्छी नौकरी नहीं गारंटी होगी, एक्सप्लोरेशन अच्छा है बट इस फील्ड में नहीं, तो हम लोग एक्चुअली में जो अच्छे एम्बेसडर्स हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको प्रिपेयर कर पाएंगे। सो आई होप एंड आई विश कि हमारे छोटे छोटे एक्ट से हम आगे जाकर एक ऐसी जनरेशन तैयार करें जो सच में रोल मॉडल्स हैं। ये नहीं कि उन्होंने कुछ इस चीज में हाथ लगाया है, बट एक्चुअली में उन्होंने इस पर्टिकुलर एडिक्शन से हाथ नहीं लगाया है और इसीलिए वो रोल मॉडल है। आई होप एंड आई प्रे कि हम लोग अपने छोटे छोटे एक्शन से कर पाए। आप सभी को वर्ल्ड नो टोबैको डे पर बहुत बहुत शुभेच्छा। थैंक यू। Before going ahead, I would like to correct my mistake. Mrs. Annapurna Singh, the Additional Superintendent of Police. Sorry for this. I request Dr. Miraj Khatri sir to please welcome Dr. Aditya Yedekar sir. Everyone, please a huge round of applause. So everyone, now comes the most awaited part, the prize distribution ceremony for the elocution competition and rail competition. So are you guys ready? आवाज नहीं है? Congratulations in advance to all the winners. Your voices matter and your efforts shine. Okay, we will begin with elocution competition. I request the dignitaries to please stand up for the prize distribution ceremony. Request Mr. Ankit sir
and Mrs. Annapurna ma'am to please present the award to the prize winners. Third prize for elocution competition, it's a tie, goes to Pallavi Bendre and Khan Manza. Third prize, elocution competition, Pallavi Bendre and Khan Manza. सो जॉइंट विनर है, आप लोगों को ट्रॉफी भी शेयर करना और पैसे. Just kidding, we will give you the trophies. Don't worry. Second prize, ये भी goes to Memuna Khan and Sanika Jamdhade. Everyone, please a huge round of applause for Memuna Khan and Sanika. Any guess? Any guesses? Sorry? No guesses? क्या लगता है किसको मिलेगा? सर पूछ रहे किसको मिलेगा, हाथ ऊपर करो. कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है. और कौन है? First prize elocution competition goes to Arhanullah Khan. A huge round of applause. He is from junior college. बाकी mostly participants of senior college के थे. Still, he got the first prize. Now it's time for real competition. Real competition. ठीक है आप लोग और. First prize goes to Saima. Thank you so much, all the dignitaries, our distinguished judges, for your time, wisdom, and support. Our chief guests, for gracing us with your presence and motivation. All the participants for speaking up and standing tall. The students and audience for being here and listening with intent. And of course, Team Beyond for managing this entire event so smoothly and professionally. Together, let's pledge to fight against tobacco. Not just today, but every day. Thank you. Jai Hind. All prize winners, please come up on the stage. Judges also, group photo. Judges, please come up. Refusing accessories. All the prize winners come here.
तुम उधर के आगे बन जाते हो, पढ़े लिखे बच्चे। थैंक यू। थैंक यू। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कार्यक्रम लिया गया है वो किस विषय में लिया गया है? देखिए, आज एंटी टोबैको वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है, ये 2025, और ये शुरू हुआ था 1987 में। तो दुनिया भर में इस पे टोबैको एडिक्शन ये सबसे ज़्यादा आज फैला हुआ बीमारी, मैं बोलूँगा इसको बीमारी। अगर कोई इसको आजकल लोग नहीं समझते कि बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, मेंटल इलनेसेस में एडिक्शन भी। तो तंबाकू का सेवन भी जो है वो बीमारी के रूप में है, और इसके तरफ देखना भी चाहिए बीमारी के जैसी। अगर इसको समझेंगे ये बीमारी है तो लोग इससे बीमारी से बचने की भी कोशिश करेंगे और इसका इलाज करने की भी कोशिश करेंगे। लोग इसको बीमारी नहीं समझते, आदत समझते, इसलिए ठीक है हमारी आदत अच्छी है बुरी है, फिर लोग उसको बुरी आदत बोलते, कोई अच्छी आदत बोलता, और इसमें वो उसका इलाज नहीं होता। तो जब तक बीमारी नहीं समझेंगे इसको, इसका इलाज नहीं होता। बीमारी होने की वजह क्या है? अब बहुत से जो जितने भी आप मानसिक बीमारियाँ देखते, नफसियाती बीमारियाँ देखते, इसमें दिमाग में केमिकल्स कम हो जाते हैं। तो केमिकल्स कौन से कम होते हैं डिप्रेशन में? जैसे कि डोपामिन की कमी होती है या सेरोटोनिन की कमी होती है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर की कमी जिनके दिमाग में है, या एंडोर्फिन की कमी है, ऐसे लोग ये एडिक्टिंग सब्सटेंसेस लेने के ज़्यादा आदी हो जाते हैं। एक बार वो लिया, अब कुछ लोग बोलते कि मैं एक बार लिया मैं आदी नहीं बना, शराब पीने वाले बोलता मैं एक बार लिया उसके बाद नहीं लिया, या मैं छोड़ दे सकता। लेकिन ये हर एक के साथ मुमकिन नहीं है, गलत फहमी है। कुछ परसेंट लोग छोड़ सकते हैं, मगर 90 से 95% लोग को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि वो सही तरीके से इलाज ना करें। तो अब इलाज के तरीके बहुत है, एक तो बीमार होने के बाद इलाज करते हैं और एक प्रोफाइलैक्सिस करते हैं। तो इसलिए हमारा जो फोकस है ये प्रोग्राम लेने का, कि ये स्कूल से ही बचपन से ही इससे बचे, और इसके बचने के लिए मेरा जो खास फोकस है इस पर कि ये बच्चों को स्कूल से ही इसकी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। स्कूल में ही उनको मेंटल हेल्थ का उनके सिलेबस में भी इंक्लूड होना चाहिए। और जैसा कि अब हमारी कंट्री प्लूरलिस्टिक कंट्री है, हर मज़हब के लोग यहाँ स्कूल में होते हैं, तो मेरा जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे जो फोकस है आज वही है कि सबको हर रिलीजन का स्पिरिचुअल नॉलेज देना चाहिए। वो एक दूसरे के स्पिरिचुअल नॉलेज से वाकिफ़ भी इसलिए होना चाहिए कि मैं जब तक दूसरे का स्पिरिचुअलिटी नहीं समझूंगा, मैं उसके बारे में रिस्पेक्ट करने के मेरे समझ में नहीं आती। तो अगर एक मज़हब का, मैं भी नाम बदल लिए बोलूँगा, एक एक्स मज़हब का आदमी वाई मज़हब के आदमी से डील कर रहा है, तो एक्स वाले को वाई का भी मालूम होना चाहिए और एक्स का भी मालूम होना चाहिए, तो वो उससे अच्छा बर्ताव कर सकता। जब हम एक बात करते इम्पैथी वगैरह, जब तक ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, हमारे पास के स्कूल से लेके सोसाइटी के लेके टेंशन जो बढ़ रहे हैं आज वो कम नहीं होंगे। और ये लोग टेंशन छुड़ाने के लिए ये तंबाकू बोलो,
सिगरेट बोलो, बीड़ी बोलो और शराब बोलो, ये दूसरे एडिक्टिंग सब्सटेंस लेते हैं। और इसका जो इंसिडेंस जो बढ़ते जा रहा दिन ब दिन, आज दुनिया भर में लोग इससे परेशान हैं। हर एक बच्चों में भी 8-10 बच्चों में 3-4 बच्चे लेते हैं। अब जैसा कि मैं 50 साल से देखता हूँ, एक ज़माना ऐसा था कि इसके मुश्किल से आते थे कोई तंबाकू पीड़ी के लिए, इलाज के लिए, मगर अब उसके लिए भी आना बढ़ गए। जैसा कि मैं हॉस्पिटल में भी देखता हूँ कि जब पेशेंट एडमिट रहते हैं, उनके आने वाले 4 जो रिलेटिव मैं जो अभी बताया उसमें, कि उनके पास से जमा करते करते हमारे डब्बे जमा हो जाते। तो इतना इसका सेल और ये है, तो इसको हर लिहाज से कंट्रोल होना चाहिए। खुद का दिल का भी होना चाहिए, फैमिली से भी होना चाहिए, सोसाइटी से भी होना चाहिए, लॉ भी इसमें इन्फोर्समेंट होना चाहिए। लॉ भी ऐसा होना चाहिए कि इतना फ्रीली ये चीज़ें ना मिले, लोग इसका इस्तेमाल ना करें। और इसका एजुकेशन, अवेयरनेस सबसे बड़ा है, अवेयरनेस, सोच बदलना। अब मैं जो आ रहा हूँ, बुनियादी मेरा ऐसा है सोच। अगर आप पॉजिटिव सोच कम्युनिटी की बनाएंगे, सर ज्यादातर नौजवान जो है, हाँ? ज्यादातर नौजवान इस नशे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हाँ, हैं। इसका कारण इसका वजह ये है, इसकी जो सोच है कि हमारा नशा करने से हमारा गम भूल जाता, ये गलत है। उसका गम बढ़ता, उसकी एंग्जाइटी बढ़ती, उसकी परेशानी बढ़ती। जो रिपोर्ट्स है, जो सुसाइड का रेट, लोग समझते कि इससे हमारा डिप्रेशन कम हो जाएगा, हमारी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, मगर जो डिप्रेशन सुसाइड का स्टेटिस्टिक्स है, जो तंबाकू सिगरेट पीते हैं उनमें सुसाइड का रेट ज़्यादा है कि उनसे ज़्यादा। और इसीलिए आज जो सुसाइड रेट बढ़ते जा रहे हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। ये पूरी बीमारियाँ, एंग्जाइटी, तनाव, उदासीनता, टेंशन, सुसाइड, स्किज़ोफ्रेनिया, ये जितनी भी बीमारियाँ ले रहे हैं, एडिक्शन, ये पूरे ये मास जो बात कर रहे हैं आपने, ये जो एडिक्शन नहीं है उनके लिए, जो एडिक्ट हो गए उनके लिए कैसा करें? मैं देखिए अभी इसलिए पहले उनके लिए इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ, ये पहला बहुत इसलिए ज़रूरी है, अभी इससे बचाना स्कूल से ज़रूरी है, आने वाली जनरेशन को बचाना। अब जो हो गए, अब हो गए उस पर आता हूँ मैं, हो गए उनके लिए दवाखाने हैं। अब एक बार आ गए तो जब एडिक्ट हो गए, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। देखो जब तक हार्ट की बीमारी नहीं हो रही, उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हो गई तो उसको हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब इसकी सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट में भी 4 तरीके हैं। एक तो उसका मेडिसिन भी है, उसकी काउंसलिंग भी है, उसको फिर जितनी सीवियरिटी बीमारी, देखिए एक साइकिल है। देखिए अगर बीमार स्किज़ोफ्रेनिया का है, उसने अगर एडिक्शन सब्सटेंस लेना चालू किया, हाँ, तो उसमें और ज़्यादा लेता। डिप्रेशन है, लेना शुरू किया वो और ज़्यादा लेगा। अगर खाली ले रहा शौक के खातिर, मगर वो थोड़े दिन लेके छोड़ सकता, मगर जब उसकी बीमारी में तब्दील हो जाती हो, हर छोटी मोटी बात पे लेने लगता, तो उसको आसानी से छुड़ाना मुश्किल जाता। फिर उसको सिस्टमेटिक इलाज की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता, काउंसलर के जाना पड़ता, साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेना पड़ता। उसके जब सीवियरिटी जितनी होती, जैसा हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी थोड़ा सा डायबिटीज़ है, आप एक्सरसाइज डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, बट जब बढ़ जाता फिर उसको गोली भी लेना पड़ता, इंजेक्शन भी लेना पड़ता। तो वैसा भी इसके भी सीवियरिटी पे डिपेंड, आपको गोली, दवा, इंजेक्शन ज़रूरत पड़े तो ECT शॉक ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं वो भी लेना पड़ती है, मगर उसके इलाज के लिए आपको दवाखाने में। तो ये जो हम बात कर रहे हैं सोसाइटी में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कम्युनिटी में, ऑफिसेस में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इस पर इसकी ट्रेनिंग हो, लोगों को इसके बुरे असरात के बारे में बताया जाए ताकि वो अवेयर हो और उससे बचने की कोशिश करें, अपने आप को और अपने फैमिली को और सोसाइटी को वो बचा सके, ताकि नेशन पीसफुल हो सके। थैंक यू सर।